कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हॉपर को, जो अपने कुत्ते के साथ एक वीरान जगह में किसी चीज की तलाश कर रहा था। हॉपर पेशे से एक आर्कियोलॉजिस्ट था। तभी उसकी नजर दूर एक पहाड़ी पर बनी गुफा के मुहाने पर पड़ती है, तो वो तुरंत वहां की तरफ चल पड़ता है। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर हॉपर टॉर्च जलाकर अंदर झांकता है। अंदर एक आदमी खड़ा नजर आता है। हॉपर उसे कई बार आवाज लगाता है, लेकिन वो आदमी एकदम मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, जैसे उसके लिए वक्त वहीं रुक गया हो। हॉपर को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने कुत्ते के साथ वापस अपने स्टूडेंट्स के पास लौट जाता है। स्टूडेंट्स से अलविदा कहकर हॉपर दोबारा उस रहस्यमयी गुफा की तरफ लौटता है, लेकिन इस बार पूरी तैयारी के साथ। वो गुफा के मुहाने पर रस्सी बांधता है ताकि अंदर जाने में कोई खतरा न हो। उसका डॉग भी साथ था, लेकिन जैसे ही वो गुफा के पास पहुंचता है, डॉग अंदर जाने से साफ मना कर देता है। हॉपर एक बार फिर उस अजीब इंसान की तरफ देखता है। वो अब भी वहीं एकदम स्थिर खड़ा था। तब हॉपर तय करता है कि वो अकेले ही अंदर जाएगा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ता है, उसे महसूस होता है कि सामने की हवा अजीब तरीके से कांप रही है, जैसे गुफा और बाहरी दुनिया के बीच कोई अदृश्य दीवार हो। ये नजारा हॉपर को और ज्यादा आकर्षित कर देता है और बिना कुछ सोचे समझे वो उस हवा को पार करता हुआ गुफा की गहराई में उतर जाता है। लेकिन हॉपर को जरा भी एहसास नहीं था कि जब उसने उस अदृश्य दीवार को पार किया, तब गुफा के बाहर 3 दिन बीत चुके थे। हॉपर की अचानक गुमशुदगी से टेलर समझ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उसने अपने 4 दोस्तों को इकट्ठा किया और पहाड़ियों में हॉपर को खोजने निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें हॉपर की कार तो नहीं मिली, लेकिन एक पुरानी बस में हॉपर के बचपन की फैमिली फोटो जरूर मिली। टेलर को लगा कि शायद हॉपर अकेले अपने परिवार की तलाश में यहाँ आया था, वो परिवार जो सालों पहले रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया था। इसका मतलब था कि हॉपर आसपास ही कहीं था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। तभी फर्बी की नजर बस के पीछे एक पुरानी रस्सी पर पड़ी। रस्सी का पीछा करते हुए वो सब एक खाली गुफा तक पहुंच गए, लेकिन रस्सी खाई के किनारे पर जाकर खत्म हो गई थी। नीचे क्या है यह समझना मुश्किल था। फिर भी चारों दोस्तों ने नीचे उतरने का फैसला किया, जबकि डरा हुआ फर्बी बाहर ही रुक गया, बिना यह जाने कि यही फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। बाकी चारों दोस्त रस्सी के सहारे नीचे उतरते गए। रास्ते में उन्होंने भी उस अदृश्य हवा की दीवार को पार किया, लेकिन उन्हें कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। दूसरी ओर हॉपर उस अदृश्य दीवार को पार कर चुका था और अब वो उस अजीब आदमी की तरफ बढ़ रहा था, जो मानो किसी मूर्ति की तरह एक जगह जमे खड़ा था। जैसे ही हॉपर उस आदमी के करीब पहुंचा, उसका शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और तभी हॉपर उस अदृश्य दीवार के पार गया। वो आदमी अचानक चलने लगा, मानो वक्त फिर से बहने लगा हो। ये देखकर हॉपर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी गुफा के अंदर एक और अजीब घटना घटती है। बाहर की रोशनी अजीब तरीके से कांपने लगती है, जैसे किसी अनजानी ताकत का उस पर काबू हो। अगले ही पल गुफा के भीतर से एक गहरी दहाड़ गूंजती है, जिससे हॉपर वहीं जड़ हो जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं और फिर अचानक एक इंसानी चीख गूंजती है, जो उसकी रूह तक को हिला देती है। अब हॉपर को पूरा यकीन हो जाता है कि ये जगह बेहद खतरनाक है। डर के मारे कांपता हुआ हॉपर भागता हुआ गुफा से बाहर निकल आता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कुछ पल पहले दिन का उजाला था, अब वहां घना अंधेरा फैल चुका था और उसका कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी राहत की बात बस ये थी कि उसकी कार अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन जब वो कार तक पहुंचता है तो देखता है कि वो पूरी तरह झाड़ियों में छिप चुकी है और अब स्टार्ट भी नहीं हो रही। शुरुआत में हॉपर को लगा शायद किसी ने उसके साथ मजाक किया है, मगर जब उसने अपना आईडी कार्ड देखा, जो ऑक्सीडेशन से पूरा पीला पड़ चुका था, तब उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। लेकिन अब सोचने का वक्त नहीं था, उसे किसी भी तरह वहां से निकलना था। इसी घबराहट में उसकी नजर रास्ते पर खड़ी एक पुरानी कार पर पड़ी। हॉपर ने मदद की उम्मीद में जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तब हॉपर ने सोचा शायद इस कार की बैटरी निकालकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सके, लेकिन जैसे ही वो उस गाड़ी के पास गया, उसकी धड़कनें फिर से रुक सी गईं। वो कार सालों से वहीं खड़ी थी, जबकि हॉपर को साफ याद था कि जब वो पहली बार यहाँ आया था तब वहाँ कोई कार नहीं थी। तभी उसकी नजर उस कार के अंदर पड़े एक पुराने बैकपैक पर पड़ी। वो उसके स्टूडेंट टेलर का था। हॉपर ने घबराकर चारों तरफ टेलर को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब हॉपर सच में डर गया। उसे लगा शायद टेलर भी उस गुफा के अंदर चला गया है। अपने स्टूडेंट की जान बचाने के लिए उसने एक बार फिर गुफा में लौटने का फैसला किया। उधर टेलर और उसके दोस्त गुफा के अंदर उतर चुके थे। गुफा में कुछ आगे बढ़ते ही उन्हें गहराई से किसी की जोरदार चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही सब डर जाते हैं। जैकी घबराकर रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन अचानक रस्सी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। टेलर घबराकर दूसरी रस्सी हल्के से खींचता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाती है। पहले तो टेलर को लगा कि शायद फर्बी उनसे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने गुस्से में रेडियो उठाकर फर्बी को पुकारा तो काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया।
टीम अभी हालात समझने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक उनके पास ही किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज गूंजी। सबके कदम वहीं रुक गए। टेलर ने खुद संभालते हुए फिर से फर्बी को रेडियो पर कॉल किया ताकि वो नीचे एक और रस्सी भेज दे, लेकिन तभी कुछ अजीब सा हुआ। रेडियो से अचानक फर्बी की डरावनी चीख सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था। सबके चेहरे उतर गए क्योंकि फर्बी तो एक छोटा बच्चा था, पर ये आवाज किसी बच्चे जैसी बिल्कुल नहीं थी। इस आवाज ने टीम के अंदर और बेचैनी भर दी। उन्होंने तय किया कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। सब मिलकर फर्बी को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए उनकी नजर गुफा के एंट्रेंस की तरफ गई, जहां की लाइट कभी तेज हो रही थी तो कभी अचानक बुझ जा रही थी। इसी बीच कारा की नजर एक ऊंचे पत्थर पर गई। जब वो उस पर चढ़ी तो देखा कि वहां एक टूटी हुई रस्सी पड़ी थी। साफ था ये वही रस्सी थी जिससे फर्बी नीचे उतरा था, लेकिन जैसे ही उसने नीचे झांका उसका दिल जोर से कांप गया। नीचे फर्बी का शरीर एकदम बेहोश पड़ा था। सबके चेहरों पर डर और गम दोनों झलक रहे थे। टेलर ने जब उस रस्सी को गौर से देखा तो उसे लगा कि किसी ने उसे जानबूझकर काटा है, जैसे कोई नहीं चाहता था कि फर्बी नीचे जाए। लेकिन ये समझ नहीं आया कि आखिर क्यों, क्योंकि फर्बी तो हमेशा डरपोक रहा था और अकेले नीचे जाने की उसकी हिम्मत नहीं थी। टीम ने सच्चाई जानने के लिए फर्बी के रिकॉर्डिंग डिवाइस को चेक करने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वो फुटेज आगे बढ़ती गई सबके होश उड़ते गए। उसमें साफ दिख रहा था कि जब टीम नीचे पहुंची तब तक फर्बी के लिए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में फर्बी ने हॉपर की जीप ढूंढ ली थी और पहाड़ के बेस पर लगी एक इमरजेंसी रस्सी भी उसे मिल गई थी। इसके अलावा एक छोड़ी हुई बस के अंदर उसे एक पुराना मेडिवल जर्नल मिला, जिसमें लिखा था कि एक स्पेनिश रानी ने अपने पति की जान बचाने के लिए फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में एक एक्सपेडिशन भेजा था, लेकिन उस गुफा के असली निवासियों ने उन पर हमला कर दिया। कुछ लोग बड़ी मुश्किल से बच निकले, जबकि पूरी आर्मी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। सबसे हैरान कर देने वाली बात तब सामने आई जब फर्बी को एक और जर्नल मिला, और ये जर्नल था हॉपर के पिता का। इससे पता चला कि हॉपर के माता पिता भी कभी इसी गुफा में फाउंटेन ऑफ यूथ की तलाश में आए थे, अपनी बीमार बेटी को बचाने के लिए। रिकॉर्डिंग में वक्त तेजी से बीतता गया और देखा कि अब फर्बी के पास खाने का सामान खत्म हो चुका था। वो समझ चुका था कि बाकी 4 लोग शायद अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। उसके पास मैनुअल कार चलाने का कोई तरीका नहीं था और हजारों किलोमीटर पैदल लौटना नामुमकिन था। ऐसे में उसने हॉपर की बॉडी ढूंढने के लिए रस्सी से नीचे उतरने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो गुफा के एंट्रेंस तक पहुंचा वहां की रोशनी अचानक से बहुत तेज चमकने लगी और अगले ही पल रस्सी टूट गई। फर्बी सीधा नीचे जा गिरा। कैमरे ने जो कुछ रिकॉर्ड किया वो इतना डरावना था कि टीम के किसी भी सदस्य में आगे की फुटेज देखने की हिम्मत नहीं बची और उन्होंने तुरंत वीडियो बंद कर दिया। अब टीम के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, जब वो लोग बस कुछ घंटों के लिए गुफा के अंदर थे तो फर्बी के लिए पूरे 7 दिन कैसे बीत गए? इसका जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन इतना तो तय था कि इसके पीछे गुफा की रहस्यमयी ताकत ही जिम्मेदार थी। अब उनका एक ही मकसद था, किसी भी तरह यहाँ से जिंदा बाहर निकलना। लेकिन अब किसी को भी रस्सियों पर भरोसा नहीं था। टीम में सिर्फ कारा ही एक एक्सपर्ट क्लाइंबर थी, तो उसने तय किया कि वो ऊपर चढ़ेगी और बाहर से मदद लाएगी। जैसे ही कारा गुफा के बाहर पहुंची उसका दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि जो जगह पहले घने हरियाले जंगलों से घिरी हुई थी अब वो पूरी तरह वीरान और बंजर हो चुकी थी। हवा इतनी जहरीली थी कि कारा लगातार खांस रही थी। उसने सैटेलाइट फोन निकाला, लेकिन उसमें कोई सिग्नल नहीं था। तभी उसकी नजर एक विशाल रेत के तूफान पर पड़ी जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिग्नल ढूंढते हुए वो और ऊपर चढ़ी, लेकिन जो उसने वहां देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। आसमान में एक तिकोना ढांचा तैरता हुआ नजर आ रहा था और चांद इतना पास दिख रहा था कि उसकी सतह के गड्ढे बिना टेलीस्कोप के साफ नजर आ रहे थे। घबराई हुई कारा तुरंत वापस गुफा के अंदर भागी और जो कुछ उसने देखा था वो सब ग्रुप को बताया, लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उनकी नजर में तो कारा बस 1 सेकंड के लिए ही बाहर गई थी। इस बात को साबित करने के लिए कारा ने अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो सबको दिखाया और टेलर ने भी उसका साथ दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि कारा सच में सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही बाहर गई थी। जब दोनों रिकॉर्डिंग्स का मिलान किया गया तो सबके सामने एक ऐसा सच आया जिसने सबको अंदर तक हिला दिया। गुफा के अंदर समय बहुत धीमी गति से चल रहा था और एंट्रेंस पर जो रोशनी बार बार जल बुझ रही थी वो इस बात का इशारा थी कि बाहर सूरज हर पल उग और डूब रहा था। यही वजह थी कि जब भी कोई गुफा से बाहर जाने की कोशिश करता तो बाहर का हर 1 सेकंड असल दुनिया में पूरा एक दिन बन जाता था। इतनी तेज रगड़ और वक्त का दबाव कोई भी रस्सी झेल नहीं पाती थी और इसीलिए वो टूट जाती थी। अब टेलर ने दोबारा वो रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें फर्बी गिरा था, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता गया रहस्य और डर दोनों गहराते चले गए। फर्बी गिरने के बाद तुरंत नहीं मरा था,
वो कुछ देर तक बेहोश पड़ा रहा और फिर धीरे धीरे उसे होश आने लगा। टेलर की लगातार पुकार सुनकर उसने खुद को संभालते हुए रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सन्न कर दिया। कैमरे की फुटेज में अचानक एक विशालकाय शख्स के पैर नजर आए और अगले ही पल बिना किसी हिचक के वो रहस्यमयी इंसान एक भारी पत्थर उठाकर फरबी की जान ले लेता है। ये भयानक मंजर देखकर ग्रुप को एक बात साफ समझ आ गई, गुफा के अंदर और भी लोग हैं और वो बेहद खतरनाक हैं। लेकिन असली डर की शुरुआत तो अब हुई थी। वीव्स ने जब नई फुटेज को ध्यान से देखा तो उसे एक अजीब बात खटकी। जब फरबी गिर रहा था उस वक्त सूरज की रोशनी एक जैसी नहीं थी, उसकी दिशा बार बार बदल रही थी। पहले तो वीव को लगा शायद ये कोई कैमरा ग्लिच होगा, लेकिन जब उसने वीडियो को 10 गुना स्लो करके देखा तो उसकी रूह कांप गई। वीडियो में जो सूरज चमक रहा था वो असल में होराइजन पर था और उसकी हर एक झिलमिलाहट एक पूरे साल के बीतने का इशारा दे रही थी। इस हिसाब से जब गुफा के अंदर सिर्फ 1 घंटा बीता था तब धरती पर हजारों साल गुजर चुके थे। ये जानकर कारा का चेहरा जैसे सुन्न पड़ गया। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। जो अब तक ये सोच रही थी कि शायद ऊपर जाकर मदद ले आएगी, अब उसे यकीन हो गया कि शायद धरती पर इंसान अब बचे ही न हो। वो ये सब ग्रुप को बता ही रही थी कि अचानक गुफा के मुंह से एक चमकता हुआ नीला रॉड नीचे गिरा और जमीन में धंस गया। ग्रुप उस ब्लू रॉड के रहस्य को समझने की कोशिश में ही था कि तभी गुफा के मुहाने पर एक अजीब सा शख्स नजर आया। उसकी लंबाई करीब 10 फुट थी, चेहरा पूरी तरह मास्क से ढका हुआ और उसकी मौजूदगी ही ग्रुप को डराने के लिए काफी थी। वो बस चुपचाप खड़ा होकर उन्हें घूरता रहा बिना किसी हरकत के। अचानक पीछे से एक जंगली आदमी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन उस विशाल शख्स ने अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी से उसे पल भर में जमीन पर गिरा दिया। उसके बाद उस शख्स ने फिर से ग्रुप की तरफ देखा, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोला। उसकी ये रहस्यमय खामोशी ग्रुप के लिए और भी डरावनी साबित हुई। टेलर के लिए ये समझना मुश्किल हो गया कि वो दोस्त है या दुश्मन, इसलिए सबने मिलकर वहां से भागने का फैसला किया, बिना ये जाने कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। एक संकरी पत्थर की सुरंग पार करने के बाद वो लोग एक खुली जगह पर पहुंचे। थोड़ी राहत महसूस ही की थी कि तभी जमीन पर पड़ी एक ताजा लाश देखकर सबके होश उड़ गए। उसका शरीर अब भी गर्म था, जैसे मौत बस कुछ मिनट पहले ही हुई हो। जैकी ने जैसे ही उस लाश का चेहरा देखा वो कांप उठी। वो हॉपर की मां थी जो 4 दशकों से लापता थी। उसके पास ही हॉपर के पिता का भी शव पड़ा था। ये देखकर पूरा ग्रुप सदमे में था। उसी वक्त उनकी नजर कुछ जंगली लोगों के झुंड पर पड़ी जो एक काउबॉय की लाश से सामान लूट रहे थे। टेलर ने तुरंत समझ लिया कि यही लोग शायद फरबी के कातिल हैं। उसने सबको इशारे से चुपचाप दूसरी टनल की तरफ बढ़ने को कहा, लेकिन तभी उनमें से एक ने ग्रुप को देख लिया। अब किसी के पास भागने का रास्ता नहीं था। टेलर ने तय किया कि वो पीछे रहकर लड़ेगा ताकि बाकी लोग बच सकें। थोड़ी देर संघर्ष चला, लेकिन आखिर में जंगली लोगों ने उसे बेहोश कर दिया और उनमें से एक ने उसकी जान ले ली। कारा और बाकी 2 लोग किसी तरह एक संकरी सुरंग में छिपकर उन जंगली इंसानों से बच निकले। जब वो लोग चले गए तो कारा वापस टेलर को देखने आई और उसे बेहद गंभीर हालत में घायल पाया। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई थी। वही विशालकाय शख्स फिर से वहां आ पहुंचा। कारा की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोला, बस तालाब से पानी भरने आया था। कारा की आंखों में आंसू देखकर वो रुक गया, फिर उसकी ओर बढ़ा। उसने कारा को शांत रहने का इशारा किया और धीरे से टेलर को उठाकर उसे तालाब में डुबो दिया। कारा घबरा गई। उसे लगा कि वो उसे मार रहा है, लेकिन उस विशालकाय प्राणी ने हाथ के इशारे से समझाया कि वो उसे बचा रहा है। तभी जंगली इंसान वापस लौट आए और उन्होंने धमकी दी कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन उस जायंट ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और एक को जोरदार मुक्का जड़ दिया। इसी दौरान टेलर की सांसें फिर चलने लगीं। वो जिंदा हो गया, लेकिन उसे अब भी पता नहीं था कि उसकी जान उसका दुश्मन नहीं बल्कि मददगार बचा रहा था। झड़प के दौरान एक जंगली ने गलती से जायंट का मास्क फाड़ दिया और सच्चाई सामने आ गई। वो धरती की हवा में सांस नहीं ले सकता था। ऑक्सीजन की कमी से उसका दम घुटने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी आखिरी ताकत से जंगली इंसानों को अजीब सी तकनीक से गिरा दिया, मगर खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। तब टेलर ने आखिरकार समझा कि वो उनकी मदद कर रहा था। उसने तुरंत जायंट का मास्क उठाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सारा ऑक्सीजन लीक हो चुका था। अब जायंट के चारों ओर पूरा ग्रुप इकट्ठा हो गया। कारा ने उससे पूछा, बाहर की दुनिया कैसी है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक डिवाइस निकाली और सबके चेहरे स्कैन करने लगा। उस स्क्रीन पर सिर्फ मिसिंग पर्सन नोटिस दिखाई दे रहे थे, जैसे इंसानियत ने उन्हें बहुत पहले ही भुला दिया हो।
फिर उसने अपनी बची हुई ताकत से एक प्रोजेक्शन एक्टिवेट किया और उसके सामने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री खुल गई। ग्रुप ने देखा कि उनके गायब होने के हजारों साल बाद धरती की हवा इतनी खराब हो चुकी थी कि ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो गई थी। पेड़ पौधे, जानवर सब मिट चुके थे। जो थोड़े इंसान बचे थे उन्होंने एक ऐसा स्पेस शिप बनाया जो रोशनी से भी तेज उड़ सकता था और फिर वे मंगल की ओर निकल पड़े। इरादा था कि जब धरती का इकोसिस्टम फिर से ठीक होगा तब वो लौट आएंगे। यह सच्चाई जानकर टेलर और बाकी ग्रुप पूरी तरह टूट गए। अब उन्हें एहसास हुआ कि उनका पुराना जीवन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भले ही वो गुफा से बाहर निकल भी जाएं, बाहर अब कुछ भी पहले जैसा नहीं बचा था। तभी टेलर को हॉपर का छोड़ा हुआ बैकपैक मिला और उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आए थे। उसने ठान लिया कि अब उन्हें हॉपर को ढूंढना ही होगा और अपनी आगे की राह खुद तय करनी होगी। टेलर ने काउबॉय की लाश से एक पुराना रिवॉल्वर उठाया और फिर गुफा के अंधेरे में आगे बढ़ गया, जहां शायद उनके सारे जवाब छुपे थे। एक मोड़ पर रास्ता 2 हिस्सों में बटा हुआ था। वहीं उसकी नजर जमीन पर पड़ी ग्लो स्टिक्स की कतार पर पड़ी और वो तुरंत समझ गया कि यह हॉपर की चाल है। शायद हॉपर ने यह स्टिक्स इसलिए छोड़ी होंगी ताकि वो रास्ता याद रख सके और कोई भटक न जाए। उन ग्लो स्टिक्स को फॉलो करते हुए टेलर धीरे धीरे आगे बढ़ा और जल्द ही उसे एक अजीब सा नजारा दिखा। सामने एक आदिवासी था जो अपनी मरती हुई माँ के लिए लेदर का पानी का पाउच ले जा रहा था। लेकिन असली डरावना नजारा था। वहाँ बिखरी पड़ी जंगली इंसानों की लाशें, हर एक के शरीर पर गोलियों के निशान थे, जैसे हाल ही में कोई भयानक मुठभेड़ हुई हो। टेलर तुरंत समझ गया कि यह सब हॉपर का ही काम है और शायद वो अब भी जिंदा है। उसने आदिवासी को अनदेखा किया और सीधा गुफा के अंदर बढ़ गया। अंदर कुछ कदम चलने के बाद टेलर एक कोने में पहुंचा जहां उसने हॉपर को बेसुध पड़ा देखा। वो जितना भी चिल्लाया, हॉपर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस एकटक ऊपर किसी चीज को घूरता रहा। टेलर ने भी ऊपर देखा और जो नजारा सामने था उसने उसकी रूह तक हिला दी। रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक करता हुआ एक चमकदार नीला बैरियर उसके सामने था, जिसके बाहर एक गुफा थी। उसके उस पार एक जंगली आदमी एक छोटी लड़की का पीछा कर रहा था। हॉपर ने टेलर की उलझन भांपते ही कहा, वो मेरी बहन है। उसने बताया कि इस गुफा के अंदर वक्त बहुत धीरे चलता है, बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ रुक गया हो। हॉपर बोला, ये तो बस शुरुआत है, असली रहस्य तो इस गुफा के अंदर छुपा है। अंदर का नजारा किसी सपने जैसा था। मीडिवल टाइम के कुछ सैनिक जंगली इंसानों के झुंड से लड़ते दिख रहे थे। शायद ये वही स्पेनिश क्वीन की खोई हुई सेना थी जिनकी कहानियां अब तक सिर्फ किताबों में सुनाई देती थीं। बाहर सदियां बीत चुकी थीं, लेकिन गुफा में जंग अभी शुरू ही हुई थी। यहाँ वक्त की रफ्तार इतनी धीमी थी कि इसे समझ पाना लगभग नामुमकिन था। टेलर ने हॉपर की बहन को बचाने के इरादे से बैरियर की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि हॉपर ने उसे झट से रोक लिया। हॉपर बोला, अगर तुम सिर्फ 1 सेकंड के लिए भी इस बैरियर के पार गए तो इस तरफ हजारों साल बीत जाएंगे और जब तक तुम लौटोगे हम सब बहुत पहले मर चुके होंगे। अब उनके पास बस एक ही रास्ता था, जितनी जल्दी हो सके इस जगह को छोड़ देना। टेलर ने भारी मन से हॉपर की बात मानी और उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर हॉपर के सीने के जख्म पर पड़ी जो उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। उसी वक्त वो जादुई पानी जिसे लड़की ने एक जंगली इंसान पर फेंका था अपना असर दिखाने लगा और फिर वो एक एक कर उठने लगे। अब ये साफ था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हॉपर ने हालात को भांपते हुए टेलर से उसकी रिवॉल्वर मांगी और कहा कि वो अपनी बची खुची ताकत का इस्तेमाल करेगा ताकि बाकी लोगों को भागने का मौका मिल सके। उसने जोर से चिल्लाया, भागो जब तक मौका है। उसकी आवाज सुनते ही पूरा ग्रुप टनल की ओर भाग पड़ा, अपने पुराने एग्जिट की तरफ। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि जहां पहले सफेद चमकती रोशनी थी अब वहां एक स्थिर हरे रंग का ग्लो फैल गया था। वो तुरंत चट्टान की लैडर की तरफ भागे ताकि बाहर निकल सकें। जैसे ही वो लैडर के पास पहुंचे उन्होंने देखा कि एग्जिट अब एक चमकते हुए हरे लिक्विड से पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। नीचे खड़े जंगली इंसान उन्हें घूर रहे थे। हालात को समझते ही कारा ने हिम्मत करके अपना हाथ उस लिक्विड में डाला, लेकिन तभी एक अज्ञात प्राणी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। कारा ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। टेलर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। नीचे खड़ा एक जंगली आदमी लैडर में चमकते हुए बटन को देख रहा था। उसने जैसे ही वो बटन दबाया टेलर और बाकी सबका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगे। इस अफरा तफरी में कारा पूरी तरह उस लिक्विड पूल में खिंच गई। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि पूल के अंदर मौजूद प्राणी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। कारा की नजर से देखा जाए तो टेलर और बाकी लोग जैसे जमे हुए थे, मानो वक्त वहीं रुक गया हो।
तभी पानी से 3 इलेक्ट्रॉनिक टेंटिकल्स निकले। उन्होंने टेलर और बाकी लोगों को पकड़कर कसकर जकड़ लिया और हवा में उठा लिया। नीचे खड़े जंगली इंसानों की आंखों में सिर्फ डर और हैरानी थी। फिर अचानक कारा एग्जिट पर वापस आई और बाकी लोगों को गाइड किया कि वो अपनी सांस रोक लें। एक एक करके उसने सबको पानी के अंदर खींच लिया। नीचे खड़े जंगली इंसान बस उन्हें हैरानी से देख रहे थे। कुछ ही देर में और ज्यादा टेंटिकल्स गुफा में घुस आए, लेकिन इस बार उन्होंने जंगली इंसानों को नजरअंदाज कर दिया और सीधे टनल में जाकर कुछ ढूंढने लगे, जैसे किसी चीज की तलाश हो। अब हम देखते हैं फर्बी को, जो पानी से भरे पूल में अचानक होश में आता है। उसने चारों ओर देखा। एक विंडो से उसे धरती छोटी होती दिख रही थी, जैसे वो अब स्पेस में है। वो अब भी समझ नहीं पा रहा था कि असल में हो क्या रहा है। तभी अचानक पानी की सतह फटी और हॉपर बाहर आया। दोनों की नजरें मिली और उनमें सिर्फ हैरानी थी। कुछ कहने की कोशिश ही कर रहे थे कि टेलर और बाकी सब वहां पहुंच गए। हॉपर के माता पिता और बहन को भी उस जादुई पानी ने जिंदगी लौटा दी थी। अब वक्त था एक नई शुरुआत का, एक नई अनजानी दुनिया की ओर बढ़ने का। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।